नमस्कार, मैं डॉक्टर राजन मौर्य आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है GERD। इसको गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज भी बोलते हैं। ये एक प्रकार का अपर जीआईटी का डिसऑर्डर होता है जिसके अंदर पेशेंट बार बार ये कंप्लेन करता है कि उसको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, उसको हार्टबर्न का प्रॉब्लम हो रहा है। उस खाना खाने के बाद जब वो लेटता है तो उसको गले में जलन के जैसा होता है, या उसका जो एसिड है वो माउथ के थ्रू उसको ऐसा लगता है कि माउथ में आ रहा है, जिसकी वजह से उसको हेलिटोसिस होता है, टूथ डिके का प्रॉब्लम होता है ना। और उसको कभी कभी चेस्ट बर्न भी ऐसा समस्या देखने को मिलता है। तो ये आज के समय में जो है ये बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसको कई बार लोग कन्फ्यूजन में हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम भी समझ लेते हैं और समझते हैं कि इसको कार्डियक अरेस्ट है या फिर चेस्ट पेन है। ऐसा डायग्नोसिस के तो बाद ही पता चलता है, पर ये आज के टाइम पर एक बहुत बड़ा बोल सकते हैं कि जैसे एसिडिटी है या कॉन्स्टिपेशन है या डायबिटीज है, तो एसिड ही बहुत एसिडिटी का प्रॉब्लम है जो बहुत लंबे टाइम तक रहता है, तो GERD में वो कन्वर्ट होने लगता है। इसके बारे में आज हम थोड़ा जानेंगे कि ये कैसे होता है, किन कारणों से होता है, ये इसके लक्षण क्या क्या होते हैं और हम किस प्रकार से इसको नेचुरोपैथी के द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो जो गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज है, इसमें क्या होता है कि गैस्ट्रो का मतलब होता है हमारा स्टमक। स्टमक को ही एनाटॉमिक भाषा में गैस्ट्रिक बोलते हैं, गैस्ट्रो बोलते हैं। और इसोफेगस जो होता है वो हमारा उसको आहार नली बोलते हैं, जो हमारे माउथ को और स्टमक को कनेक्ट करता है। तो जब हमारे स्टमक का हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो स्फिंक्टर के थ्रू स्टमक से जब बाहर आने लगता है, इसोफेगस में आने लगता है, तो इसी बीमारी को क्या बोलते हैं कि ये गैस्ट्रो एसोफेजियल रिफ्लेक्स स्टार्ट हो गया है। इसमें पेशेंट को होता है क्या है कि जब भी पेशेंट खाना खाता है, खाना खाने के बाद वो सामने की तरफ झुकता है या फिर वो खाना खाने के बाद लेटता है, तो उसको चेस्ट में पेन होना से स्टार्ट हो जाता है, उसको जलन होना स्टार्ट होता है। और कभी कभी जो उसका एसिड होता है वो इसोफेगस के साथ तो आता, अंदर तो आता है, वो माउथ तक चला आता है, जिसकी वजह से उसका पूरा इसोफेगस जो होता है एसिड की वजह से जल जाता है। उसमें अल्सर होने लगता है, क्रोजन होने लगता है। जब क्रोजन होने लगता है तो उसी को बोलते हैं क्रोजिव गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज, है ना। तो इसमें पेशेंट जो होता है कि बहुत परेशान होता है कि उसको समझ में नहीं आता है क्या करे। वो बार बार एंटासिड लेता है, एंटासिड लेने से थोड़ी देर में उसको आराम पड़ता है, फिर से वो उसको वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता है। तो उसको ये नहीं समझ में आता है कि इसका परमानेंट क्योर क्या है। तो आज हम जानेंगे कि हम नेचुरोपैथी के थ्रू ये अंडरस्टैंड करेंगे कि ये GERD होता कैसा है और इसका हम किस तरह से उपचार कर पाते हैं। तो जो GERD होता है बेसिकली जब हमारा जो गला है, जो इसोफेगस है, उसके अंदर इंस्फिक्टर होते हैं, जिसको कार्डियक इंस्फिक्टर बोलते हैं। ये सी टाइप में होता है और एक तरह से वन वे का काम करता है। जब भी हम कोई भोजन या फिर कोई फ्लूइड का इंटेक करते हैं माउथ के थ्रू, तो ये उसको अलाउ करता है स्टमक के अंदर जाने के लिए, तो उसको अलाउ करता है, पर उसको वापस आने में वो उसको आने नहीं देता वापस, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्टमक कंटेंट जो है वो माउथ के थ्रू बाहर नहीं आता, है ना। अनलेस अनटिल अनलेस जब तक कि हमें वोमिट रिफ्लेक्स ना हो। जब ये इंस्पेक्टर जो है वीक हो जाते हैं, है ना, जब ये इंस्पेक्टर जो होता है वीक हो जाते हैं, तो क्या होता है कि जो एसिड है वो कहीं ना कहीं स्टमक से वो बाहर आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू होती है। इसमें जो मेजर प्रॉब्लम होता है, जो जो मेजर कॉज है GERD का, वो है कि हमारा जो एब्डोमिनल मसल्स है, या जो हमारा स्टमक का मसल्स है, जो लेयर है, जो इसोफेगस के कार्डियक इंस्फिक्टर्स है, उनके वीकनेस, उसका वीकनेस का कई कारण हो सकता है कि उसका ओबेसिटी बहुत ज़्यादा हो सकता है कि उसको हाइटस हर्निया हो सकता है कि वो उसके अंदर एसिडिटी बहुत ज़्यादा हो, जिसकी वजह से वो जो है एसिड रिफ्लेक्स हो रहा है। हो सकता है कि उसका जो लाइफ स्टाइल है, वो उसका खान पान है, वो ज़्यादा ओवर ईटिंग करता हो। ओवर ईटिंग में भी क्या होता है कि अगर हम ज़्यादा ओवर ईट कर लेते हैं, तो जो हमारा स्टमक में जो खाली स्पेस होता है वो पूरा फुलफिल हो जाता है। तो खाना पचाने के लिए जो एसिड हमारा स्टमक के अंदर रिलीज होता है, वो उसको प्रॉपर स्पेस नहीं मिल पाता। उस स्पेस को ना मिलने के कारण वो क्या होता है, ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स करता है, स्टमक कंटेंट जो है ऊपर की तरफ रिफ्लेक्स करता है, जिसकी वजह से ये GERD स्टार्ट होता है। तो ये जो होता है बेसिकली ये मेन कॉज होता है। इसके अलावा स्ट्रेस भी एक बहुत बड़ा कारण प्ले करता है GERD में। तो स्ट्रेस के साथ साथ ही हमारा रॉन्ग लाइफ स्टाइल, ज़्यादा टाइम तक क्या बोलते हैं लेट नाइट तक जगना, सुबह जल्दी ना उठना, रात को लेट नाइट को खाना, खाने के बाद तुरंत लेट जाना या सामने झुक जाना, खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करना,
ये सब जो बैड हैबिट्स हैं ना कहीं न कहीं जीआरडी को प्रमोट करते हैं और इसके हमें काफ़ी बैड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। इसके बाद हम जानते हैं कि जो हमारा जीआरडी के पेशेंट को परेशानियाँ क्या-क्या होती हैं और उसको क्या-क्या लक्षण सामने दिखाई देते हैं। तो इसमें होता है कि जब भी पेशेंट खाना खाता है, खाना खाने के बाद से जैसे अगर वो तुरंत लेटता है तो उसको क्या होता है कि हार्ट बर्न स्टार्ट हो जाता है। उसको चेस्ट में ऐसा लगता है कि जल रहा है और कभी-कभी वो जलन जो होता है खट्टी डकार के साथ माउथ से बाहर भी आता है। तो उसमें क्या होता है कि जो वो एसिड है ना, वो उसके टूथ को भी डिके करने लगता है, माउथ में अल्सर करने लगता है, इसोफेगस के अंदर अल्सर करने लगता है। उसको हेलिटोसिस स्टार्ट हो जाता है जिसको बैड ब्रीथिंग भी बोलते हैं। उसके मुँह से बदबू आना स्टार्ट हो जाता है। उसको खाने का उतना मन नहीं करेगा, कच्चे ढकारे आएँगे, ये सब उसके सिम्पटम्स होते हैं। इसके साथ ही उसको कभी पेट में दर्द भी स्टार्ट हो जाता है। कभी-कभी पेशेंट को क्या होता है कि वो ऐसा लगता है कि उसको उल्टी हो जाएगा पूरी तरह से, खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा, है ना? कच्ची डकारें आती है, ऐसा भी समस्या पेशेंट के साथ होता है। सिर घूमने लगता है उनका, कच्ची डकार के कारण, सिर में दर्द होने लगता है। ये सब जो है जीआरडी का कॉमन सिम्पटम्स है। इसके साथ ही हम समझेंगे कि जो जीआरडी है, उसका हम कैसे पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को ये जीआरडी का प्रॉब्लम है। तो इसके लिए जो कन्वेंशनल इन्वेस्टिगेशन है उसमें होता है कि इंडोस्कोपी होता है, अपर जीआईटी का इंडोस्कोपी होता है, उससे हम पता लगा पाते हैं कि कहाँ पर ये प्रॉब्लम है। इंडोस्कोपी से पता लग पाता है कि जीआरडी है या पेशेंट को नहीं है। साथ ही हम इसको समझेंगे नेचुरोपैथिक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू कि ये जीआरडी क्या है। तो जो जीआरडी है मैंने जैसे शुरू में बताया था कि मसल्स का वीकनेस के कारण जो है ये हमारा जीआरडी देखने को मिलता है। इसी तरह एक बीमारी होता है हाइटस हर्निया जिसमें कि स्टमक और जहाँ जहाँ पर स्टमक और इसोफेगस का ज्वाइनिंग होता है, गैस्ट्रोएसोफेजियल जॉइंट, वहाँ के जो मसल्स होते हैं ना वो वीक हो जाते हैं। उस वीक मसल होने के कारण जो वहाँ पर इंस्पेक्टर प्रेजेंट है वो भी कमज़ोर हो जाता है। तो जो एसिड कंटेंट है स्टमक के अंदर जो एसिड कंटेंट है वो इसोफेगस में वापस आने लग जाता है। तो ये तो एक बहुत ही मुख्य कारण है। इसके अलावा जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं तो नेचुरोपैथी कहता है कि एक्यूमुलेशन ऑफ मॉर्बिड मैटर इज द मेन कॉज ऑफ द डिजीज। तो जब हमारा लाइफ स्टाइल सही नहीं होता है, हमारा मेटाबॉलिज्म सही नहीं होता है, हमारा खान पान रहन सहन जब सही नहीं होता है, लेट नाइट तक हमारा डिनर होता है, ओवर ईटिंग होता है, तो जो ओवर ईटिंग है वो कहीं ना कहीं हमारे स्टमक को वो वीक करता है क्योंकि उसका कैपेसिटी से ज़्यादा ओवर वर्क हो जाता है ना। तो ये जो है ये कुछ कारण। इसके अलावा जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है जिसको बोलते हैं गट ब्रेन एक्सिस। अगर आपका गट का प्रॉब्लम है तो ब्रेन में दिखेगा और अगर ब्रेन का प्रॉब्लम है तो गट में दिखेगा। ये एक दूसरे को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं गट और ब्रेन। लंग ब्रेन भी एक्सिस भी होता है, गट ब्रेन एक्सिस भी होता है। तो जो गट का प्रॉब्लम है वो कहीं ना कहीं हमारे मानसिक संतुलन से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है क्योंकि जैसे पेशेंट स्ट्रेस में जाता है वो कभी कभी ओवर ईटिंग करना शुरू कर देता है। ओवर ईटिंग के साथ साथ वो एल्कोहल या फिर सिगरेट लेना स्टार्ट कर देता है जो उसके एसिडिटी को प्रमोट करते हैं। उस एसिडिटी की वजह से जो होता है कि ये जीआरडी स्टार्ट हो जाता है। तो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है, ये तो मैंने नेचुरोपैथिक अंडरस्टैंडिंग बताया जैसे कि किस किन कारणों से जीआरडी पेशेंट को हो जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि पेशेंट खाने के तुरंत बाद एक्सरसाइज करने लगते हैं, ऐसे लोगों को भी एसिड रिफ्लेक्स होना स्टार्ट होता है। तो जो कन्वेंशनल ट्रीटमेंट है जीआरडी का, उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को एंटासिड दिया जाता है, पी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दिया जाता है, पीपीआई दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो एक्स्ट्रा एसिड है, जो स्टमक के अंदर एक्स्ट्रा एसिड है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। पर उनका परमानेंट इलाज नहीं है। हम कुछ देर के लिए देते हैं, पीपीआई देते हैं, वो कुछ देर के लिए रिलीफ होता है क्योंकि वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। तो बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है स्टमक के अंदर या इसोफेगस के अंदर। अगर कंटेंट बाहर भी आता है तो बर्निंग सेंसेशन नहीं होता है, पर उसका ये परमानेंट इलाज नहीं है। वो एसिड नहीं है इसलिए जलन नहीं हो रहा है, पर वो स्टमक कंटेंट तो बाहर आ रहा है ना इसोफेगस के अंदर। तो इसलिए हमारा नेचुरोपैथी में क्या बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कोशिश करें कि एल्कलाइन डाइट लें। एल्कलाइन डाइट वो डाइट होते हैं जो हमारे ताज़े फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, वो एल्कलाइन होते हैं। उसमें भी हमें थोड़ा चूजी होना पड़ता है, जैसे कि जो पंपकिन है वो एल्कलाइन होता है, सफ़ेद पेठा बोलते हैं वो एल्कलाइन होता है। कुछ पदार्थ जैसे जो इनका मैं नाम लूँगा, जैसे कि अनानास है, मौसम्बी है, संतरा है, सिट्रस फ्रूट है, इनके जूस को अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये एसिडिटी को प्रमोट करते हैं और ये जीआरडी को ठीक नहीं होने देते हैं। इसके साथ ही हमें खाते टाइम में विशेष ध्यान रखना चाहिए, खाने को चबा चबा करके अच्छी तरह से खाएं।
खाने के तुरंत बाद हम पानी ना पिएं। अगर हमें पानी पीना है तो खाने से आधे घंटे पहले हम पानी पी लें और पूरा भरपेट करके हम खाना को ना खाएं। हमें आधा पेट भोजन करना चाहिए, उसका 1/4 भाग को पानी से भरना चाहिए और 1/4 भाग को खुला रखना चाहिए ताकि वहाँ पर वो अच्छे से भोजन जो है एसिड के साथ मिक्सअप हो सके। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये जीआरडी को प्रमोट करेगा और इसके बैड इफेक्ट जो है हमारे हेल्थ पर आते हैं। इसके साथ ही जब हम बात करते हैं कि नेचुरोपैथी में हम इन जीआरडी को किस तरह से क्योर कर सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया था कि एल्कलाइन डाइट हम ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। सफ़ेद चीज़ें जो जैसे शुगर है, मैदा है ना, इनको अवॉइड करें। ज़्यादा स्पाइसी फूड्स हैं उनको अवॉइड करें। इसके साथ में लेट नाइट जो लोग ज़्यादा डिनर करते हैं, जो लेट नाइट डिनर करते हैं तो उसमें भोजन को पचने का कम टाइम मिलता है, उसको अवॉइड करें। खाने के तुरंत बाद बिल्कुल भी ना लेटें। खाने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। खाने के साथ साथ पानी ना पिए। कोशिश करें कि आप पूरा भरपेट खाना ना खाएं, हल्के खाने खाएं, ताज़े फ्रूट्स लें, वेजिटेबल्स लें, है ना, एक्सेप्ट कि सिट्रस ना हो, एसिडिक नेचर ना हो। वैसे तो सारे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं अगर वो ताज़े हैं तो वो एल्कलाइन नेचर ही होते हैं, स्पेसिफिक कुछ फ्रूट्स को छोड़ करके। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो जो है कि अपना सुबह के टाइम में थोड़ा योगा करें, एक्सरसाइज करें, जिससे क्या हो कि आपके एब्डोमिनल मसल्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और जो स्फिक्टर है वो उसका जो वीकनेस है वो कहीं ना कहीं वो दूर हो। इसके साथ साथ प्राणायाम करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें, कपालभाति प्राणायाम करें, जिससे जो इंटरनल जो है कि मसल वीकनेस है, पवन मुक्त आसन के सीरीज होते हैं, भुजंग आसन होते हैं, ये जो हमारे पेट के एब्डोमिनल मसल्स है ना इनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आसन है। इसके साथ ही नेचुरोपैथी में हम ये समझ सकते हैं कि जो जो जीआरडी है वो नेचुरोपैथिक वे से हम कैसे समझ पाए कि इस कौन से आयाम का बीमारी है। वैसे तो मैं जिसे हम जानते हैं नेचुरोपैथी में होता है कि सिर्फ पेट पेट की बीमारियां से 501 तरह की बीमारियां होती। तो जो जीआरडी है इसकी वजह से क्या क्या बीमारियां हमको, अगर हमने इसको सही टाइम पर क्योर नहीं किया तो क्या क्या बीमारियां हो सकती है। तो अगर हमने जीआरडी को सही टाइम पर ध्यान नहीं दिया और उसको इलाज नहीं किया, हमने इसके ऊपर डाइट अपना कंट्रोल नहीं किया, लाइफ स्टाइल सही नहीं किया, तो क्या करता है कि कभी कभी हमारे माउथ का अल्सर से लेकर के कैंसर तक पहुंच कर सकता है, क्योंकि जो एसिड है ना बार बार रिफ्लेक्स होने की वजह से इसोफेगस में इरोजन करता है। इरोजन करने की वजह से जो होता है सेल बार बार रीग्रोथ करता है, रीग्रोथ करते करते उसको हैबिट हो जाता है रीग्रोथ होने का। उस रीग्रोथ जब बार बार होता है तो कहीं ना कहीं वो कैंसर के रूप में भी सामने आने लगता है। इसलिए जिसको जीआरडी का प्रॉब्लम है उसको सीरियस लेना चाहिए। इसको ज़्यादा से ज़्यादा वाटर इनटेक भी उनको करना चाहिए, क्योंकि वाटर जो है वो एसिड को डाइल्यूट करता है। खड़े होकर के पानी बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जब हम खड़े होकर के पानी पीते हैं तो जो वाटर है वो डायरेक्ट जो है इसोफेगस के थ्रू स्टमक के अंदर प्रवेश करता है, जिसकी वजह से वो एक ही जगह पर बल्क में वाटर गिरता है तो वहाँ पर इरोजन करता है। और जैसे वहाँ के म्यूकस लेयर साफ होते हैं तो जो एसिड है स्टमक के अंदर वो उस जगह को जला देते हैं, है ना। उस जगह से जलाने के कारण वहाँ क्या होता है अल्सर होता है। इसलिए बोलते हैं कि हमको बैठ करके पानी पीना चाहिए। कि जब हम खड़े होकर के पानी पीते हैं तो एक साथ जो है लार्ज क्वांटिटी में हमारे स्टमक के अंदर जब पानी जाता है ना तो हमारे इलेक्ट्रोलाइट को डिसबैलेंस करता है। तो आसपास के जो मसल्स है, इंटेस्टाइनल वाल के जो मसल्स हैं उनके जो इलेक्ट्रोलाइट है वो पानी में आते हैं उसको बैलेंस करने के लिए, जिसकी वजह से क्या होता है वो मसल के अंदर इलेक्ट्रोलाइट का कुछ टाइम के लिए कमी होता है। और ये बात अच्छी नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है कि मसल वीक होता है। तो ये कुछ बातें थी जिसको आप समझ सकते थे कि हम डाइट के थ्रू कैसे जीआरडी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप घर पर ही जिसको भी जीआरडी का प्रॉब्लम है वो पेट के ऊपर ठंडा पैक रख सकता है। ठंडा पैक इन द सेंस कि एक तौलिया लिए उसको आइस वाटर में डिप किए, उसको निचोड़ा और पेट के ऊपर 20 मिनट तक रखा। 10 मिनट रखते हैं, फिर 10 मिनट के बाद कपड़े को चेंज करते हैं। इससे क्या होता है कि जो हमारा इंस्पेक्टर का मसल्स है वो कहीं ना कहीं जो होता है ना एसिड सिक्रेशन जो है वो ठंडे से कम होता है। जब एसिड सिक्रेशन कम होता है तो कहीं ना कहीं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर का काम करता है। हमारे स्टमक के अंदर एसिड कंटेंट कम बनेगा तो जीआरडी का जो प्रभाव है वो कम हो जाएगा। साथ ही साथ जो हमारा स्टमक है और जो इसोफेगस का, जहाँ स्टमक और इसोफेगस का जंक्शन है, वो मसल जो है कोल्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। इसके साथ ही हम अगला ट्रीटमेंट दे सकते हैं पेशेंट को
गरम ठंडा सेक, गरम ठंडा सेक पेट पर देने से इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आता है जीआरडी में। इससे क्या होता है कि जो हमारे स्टमक और इसोफेगस के वाल है उनका एक्सरसाइज होता है। इसमें हम 3 मिनट हॉट वाटर बैग से गरम सेक करते हैं पेट के ऊपर और 1 मिनट ठंडा करते हैं। ऐसा हम 3 बार कंटिन्यू करते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे जो स्टमक के वाल्स हैं, इसके जो लाइनिंग होता है म्यूकस, जैसे मस्कुलरिस होता है, सब मस्कुलरिस होता है ना, ऐसे 4 वाल्स होते हैं स्टमक के, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डायलेट होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और डायलेट होते हैं। इस तरह से उनका जो होता है पैसिव एक्सरसाइज हो जाता है। तो इन पैसिव एक्सरसाइज के कारण क्या होता है, स्टमक का एक्सरसाइज होता है, इसोफेगस का एक्सरसाइज होता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा जो है कि रिस्पॉन्स आता है। इसके साथ ही हम क्या करते हैं पेशेंट को, तो मिट्टी पट्टी, मिट्टी पट्टी जो है वो कूलिंग इफेक्ट डालता है पेट के ऊपर। हम मिट्टी पट्टी को जैसे ही पेट के ऊपर रखते हैं तो ये जो है लॉन्ग टर्म के लिए कूलिंग इफेक्ट देता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे स्टमक के वाल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, एसिड कंटेंट कम होता है, इसोफेगस, गैस्ट्रो इसोफेगस जो जॉइंट है वो स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से इसोफेगस का के अंदर जो स्टमक कंटेंट है, जो एसिड रिफ्लेक्स है, वो नहीं होता है। इसके साथ ही पेशेंट को हम ठंडा हिप बाथ देते हैं। जीआरडी के प्रॉब्लम में पेशेंट को कोल्ड हिप बाथ देते हैं, जो कि पूरे आंतों को कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से एसिड सिक्रेशन कम होता है। एसिड रिफ्लेक्स, एसिड जो है कि स्टमक का कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, ब्लड सर्कुलेशन कम की वजह से एसिड का सिक्रेशन कम होता है। जब एसिड कम सिक्रेट होता है तो वो वाल को कम डैमेज करता है, या स्टमक के वाल को कम डैमेज करता है, और उसका रिफ्लेक्स भी कम होता है। इसके साथ साथ ही हम पेशेंट को डाइट के ऊपर पूरा ध्यान रखते हैं कि पेशेंट को, जैसे मैंने पीछे बताया, किन किन डाइट का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा उसको फ्रूट लेना चाहिए, है ना, उसको वाटर इनटेक बढ़ा देना चाहिए। अल्कोहल, चॉकलेट, स्पाइसी फ्रूट, मैदा, शुगर, है ना, नमक, इन सब का कम सेवन करना चाहिए। जो कोल्ड बिवरेजेज हैं, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये जो है ना कहीं न कहीं एसिडिटी को प्रमोट करते हैं। जो बेसिक चीज़ें होते हैं, जो बेस नेचर के होते हैं ना, वो एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि अगर हम कोई बेस लेते हैं तो एसिड को न्यूट्रलाइज करेगा, पर वो शॉर्ट टर्म के लिए न्यूट्रलाइज करेगा। जैसे वो एसिड न्यूट्रलाइज होता है ना, बॉडी हमारा और एसिड सेक्रेट करने लगता है, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए बेस को। इसी तरह एक रिएक्शन होता है, इसको बोलते हैं रिवर्जिबल रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जैसे एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है, तो ए से बी में कन्वर्ट कोई चीज़ हो रहा है तो बी से ए में भी कन्वर्ट होता है, इसी को बोलते हैं रिवर्जिबल रिएक्शन। तो हमारा जो स्टमक है ना, उसके अंदर जो एसिड सेक्रेशन होता है वो भी एक रिवर्जिबल रिएक्शन होता है। अगर हम ज़्यादा एसिड का कंजम्पशन करेंगे तो हमारे स्टमक के अंदर एसिड कंटेंट तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो हमारा एसिड का सिक्रेशन है वो रुक जाएगा। इसी तरह से अगर हम बेस को लेते हैं, अगर अपने अंदर अगर हम बेस को ज़्यादा माउथ से इंटेक कर लेते हैं तो उस टाइम एसिडिटी स्टमक के अंदर तो कम हो जाएगा, पर एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाएगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा एल्केलाइन डाइट ले, नेचुरल एल्केलाइन डाइट ले, क्योंकि जो नेचुरल एल्केलाइन डाइट है, हमारा जो ब्लड का पीएच होता है ना, वो भी एल्केलाइन इन नेचर होता है। हमारे बॉडी को एसिडिक इन्वायरमेंट फेवरेबल नहीं होता है, इसलिए हमें एसिडिक चीज़ों से बचना चाहिए। हमें एल्केलाइन चीज़ों को ज़्यादा सेवन करना चाहिए। इसके साथ साथ ही अपने लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करना चाहिए। अपने आप को सिगरेट, मादक पदार्थों से दूर रखना चाहिए। स्ट्रेस से अपने आप को ज़्यादा बचाएं। स्ट्रेस से बचाने का अच्छा उपाय है कि सुबह कम से कम 1 घंटे तक योगा प्राणायाम करें। इससे आपका जो मानसिक संतुलन है, जो मेंटल हेल्थ है, वो सुधरेगा और आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। और न सिर्फ आपको जीआरडी में, बल्कि पेट की अदर बीमारियों में भी आप, या आपके शरीर के अन्य बीमारियों में भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आप 15 दिन इसको फॉलो करें। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट को एक बार आप छोड़ करके देखें, क्योंकि जो मार्केट में हमें मिल्क मिल रहा है वो प्योर फॉर्म में नहीं अवेलेबल हो रहा है, इसलिए आप मिल्क प्रोडक्ट को अवॉइड करें। क्योंकि जो मिल्क होता है वो एक एज के बाद जो होता है ना कि मिल्क का डाइजेशन जो है वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ये अलग टॉपिक हो जाता है, इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना दूंगा कि जो मिल्क है ये किसको कंज्यूम करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। मिल्क लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है, क्यों किसी को मिल्क सूट करता है, किसी को नहीं करता है, इसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। पर अभी के लिए ये है कि आप अगर स्ट्रेस से बचे रहते हैं, अपने लाइफ स्टाइल को ठीक रखते हैं, तो आपके पेट की बीमारियां जो है वो नहीं होंगी। और सामान्य हमारे नेचुरल
एलोपैथी की भाषा में बोलते हैं कि अगर आपका पेट स्वस्थ है तो आप पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि सारी की सारी बीमारियां कहीं न कहीं जन्म लेती हैं पेट के अंदर ही। इसलिए अगर आपको आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो आपको सब कुछ अच्छा लगेगा, आप अपने आप को हेल्दी महसूस करेंगे। और अगर आपका पेट ठीक नहीं है तो आपको सब चीज़ें बेकार लगेंगी, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका माइंड ठीक नहीं रहेगा, आपको नींद नहीं आएगा। उसकी वजह से जो है ना कि नंबर ऑफ बीमार डिजीजेज जो है आपको होने लगेंगे सिर्फ पेट की वजह से। 501 तरह की बीमारियां जो होती है वो पेट पेट से हो जाती हैं। लीवर की बीमारियां हो जाती है, पैनक्रियाज की बीमारियां आ जाती है, इंटेस्टाइन के अंदर अल्सर हो जाता है, पाइल्स हो जाता है ना, कोलाइटिस हो जाता है। सारी बीमारियां जो है पेट के गड़बड़ के कारण ही होती है। जीआरडी भी उन्हीं में से एक है जो हमारे रॉन्ग लाइफ स्टाइल के कारण होता है ना। तो आप इसको हम अच्छे से अभी क्योर कर सकते हैं। आप मुझे ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। अभी थोड़ा मौसम जो है कि वो बारिश का है मौसम है, तो इस टाइम में क्या होता है था कि इतना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गर्मियों के टाइम पर लोग क्या कि इसमें जीआरडी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता था। जीआरडी का प्रॉब्लम ज़्यादा होता था और सर्दियों में भी ये होता था कि पेशेंट को जीआरडी का प्रॉब्लम बढ़ जाता है। सर्दियों में ऐसा होता है कि पेशेंट जो होता है खाना ज़्यादा कंज्यूम करता है, क्योंकि उसको बॉडी को हीट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। सर्दियों में अमूमन होता है कि हम ज़्यादा खा लेते हैं, हमको पता नहीं लगता है, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम एनर्जी होता है वो बॉडी को हीट को मेंटेन करने में नहीं पता लगता। तो उस टाइम क्या था, सुबह की भी खाया, दिन को सुबह भी खाया, दोपहर भी खाया, रात को भी खा लिया, है ना। गर्मियों में क्या करते हैं कि लोग थोड़ा खाना को कम खाते हैं, फ्लूइड ज़्यादा लेते हैं, इसलिए जो ये प्रॉब्लम है गर्मियों में थोड़ा कम देखने को मिलता है। और जो सर्दी है उसमें ये प्रॉब्लम जो है वो बढ़ने लगता है। गर्मियों का जो प्रॉब्लम होता है वो बॉडी अंदर हीट बढ़ता है, वो अलग समस्या आता है, पर जीआरडी का प्रॉब्लम है वो सर्दियों में ज़्यादा एग्रीवेट होता है। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। आप के रिलेटिव जो हैं या जिनको ये प्रॉब्लम है आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर करें, और आप इसको ज़रूर ट्राई ट्राई करें। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मैंने जो जो बातें आपको बताई, आप देखेंगे कि 5 दिन से लेकर के 7 दिन के अंदर आपको रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।